हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों शुरू करेंगे 15 जनवरी के करंट अफेयर्स, लेकिन उसके पहले 14 जनवरी का जो सवाल था उसको आंसर कर लेते हैं। प्रश्न ये था कि इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया था। दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया था इब्न बतूता ने। तो सही जवाब इसका है ऑप्शन ए। बहुत सारे आंसर हमें प्राप्त हुए, इनमें से दो आंसर मैंने चुना है, एक अभिषेक यादव, दूसरा प्रीति सिंह का। तो फ्रेंड्स दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक बताया था किसने? इब्न बतूता ने। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसकी जो किताब है उसका नाम है रेला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है, तो याद रखना इसको। और इसकी विद्वता से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। एक बात और याद रखना कि इब्न बतूता का जो पूरा नाम था वो क्या था? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता। तो ये भी आप याद रखना। और दूसरी बात यह कि ये जो किताब है रेला किताब में 1333 से लेकर 1342 तक के भारत की राजनीतिक और सामाजिक हालातों का विवरण मिलता है। दिल्ली का काजी था ये, और इसने 8 साल तक काजी का कार्य किया था। तो ये दो आंसर मुझे सबसे अच्छे लगे। हालांकि बाकी के आंसर भी बहुत ही अच्छे थे, लेकिन सभी को शामिल कर पाना यहाँ पर संभव नहीं था। तो जितने भी लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इससे जो उत्तर होगा वो आपके दिमाग में बिल्कुल ड्रिल कर जाएगा। ये आंसर आपको भूलेगा नहीं, क्योंकि हम जितनी तेज़ी से याद करते हैं उतनी तेज़ी से चीज़ें हमें भूलती भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब यानी कि 15 जनवरी के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 15 जनवरी को होता है सेना दिवस। तो ये भी आप याद रखेंगे कि 15 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? सेना दिवस होता है। तो इसको आप याद रखना। तो पहला क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। तो 2021 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ये पहला सवाल है, जिसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 85। अब यहां पर एक बात और भी याद रखना कि 2020 में इस इंडेक्स में जो भारत की रैंक थी वो थी 84, क्योंकि इस साल क्या हो गई है? 85 हो गई है। ठीक है, तो 2020 में इंडिया की रैंक 84, ये भी याद रखना क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 2021 में ग्लोबल रैंकिंग में इंडिया और तजाकिस्तान दोनों जो है 85वें स्थान पर है। और ये जो लिस्ट जारी हुई है इसमें जापान टॉप पर है, दूसरे स्थान पर है सिंगापुर। तो इस लिस्ट से क्या पता चलता है दोस्तों? इस लिस्ट से हमें पता ये चलता है कि कितने कंट्रीज का एक्सेस बिना वीजा के मिल सकता है। अब ये जो लिस्ट जारी हुई है इसमें जो भारत का स्कोर है वो है 58। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो भारत के निवासी, जो भारत के नागरिक हैं, वो दुनिया के 58 देशों में बिना वीजा के आ जा सकते हैं। जबकि जापान का स्कोर कितना है? 191, यानी कि अगर कोई जापानी नागरिक है तो वो दुनिया के 191 कंट्रीज को बिना वीजा के एक्सेस कर सकता है। दूसरे स्थान पर आता है सिंगापुर का स्कोर है 190। तो जरा सा ही अंतर है, और सिंगापुर का भी जो वीजा है वो काफी स्ट्रांग है। तो सबसे खराब स्थिति किसकी है? अफगानिस्तान की है, ये भी आप याद रखना। और दोस्तों हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स होता है ये हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है, स्थापना हुई थी 1997 में, और अध्यक्ष हैं क्रिश्चियन कॉलिन, सीईओ हैं ज्यूगर स्टीफन। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को दुनिया के सभी पासपोर्ट की एक विश्वसनीय रैंकिंग के तौर पर जाना जाता है, और किसी देश के पासपोर्ट की रैंकिंग इस आधार पर की जाती है कि उसके धारक बिना पूर्व वीजा के कितने देशों में सफर कर सकते हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि IATA इसका डेटा देता है। क्वेश्चन यह है कि हाल ही में यूएस ने किस देश को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की श्रेणी में डाला है? स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। तो फ्रेंड्स ये देश बन गया है कौन सा? जी हाँ, ये है क्यूबा। हाल ही में क्यूबा को भी यूएस ने स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की श्रेणी में डाला है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्यूबा की जो राजधानी है वो है हवाना, और क्यूबा में जो मुद्रा चलती है उसको कहा जाता है पेसो। हाल ही में सूडान को इस लिस्ट से बाहर किया गया है, और वर्तमान में ये जो लिस्ट है इसमें 4 देश हैं, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, ईरान और क्यूबा। तो 4 देश हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 में कितने पुरस्कार जीते हैं? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि कुल मिला के 13 पुरस्कार जीते हैं भारतीय रेलवे ने। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा दिए जाते हैं, यानी कि BEE के द्वारा। तो BE द्वारा आयोजित वर्ष 2020 के लिए अपने सभी हितधारकों और यात्रियों को स्वच्छ और हरित परिवहन प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास करने से भारतीय रेलवे को
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार यानी कि NECA की 3 प्रतिष्ठित श्रेणियों में 13 पुरस्कार मिले हैं। विद्युत मंत्रालय पश्चिम रेलवे को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पूर्वी रेलवे को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तर पूर्व रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे को परिवहन श्रेणी में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन ये है कि BSNL और MTNL ने इस वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में EBITDA में मुनाफा दिखाया है। तो यहां पर बात हो रही है EBITDA के बारे में, तो आपको विचार करना है EBITDA के बारे में। तो पहला ये है कि EBITDA मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, ठीक है, ये इसका मतलब होता है, ये भी सही है। यह एक मीट्रिक टन है जिसका उपयोग किसी कंपनी के समग्र वित्तीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में किया जाता है, ये भी करेक्ट है। और EBITDA एक्चुअली में ये मुनाफे का एक पैमाना है। तो तीनों यहां पर सही हैं, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। तो इसमें से सही जो सही कूट होगा वो क्या होगा? ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन डी, यानी कि सभी इसमें सत्य हैं। तो दोस्तों ये जो EBITDA है इसका उपयोग आमतौर पर कंपनियों के वित्तीय स्वास्थ्य की तुलना करने, यानी कि जो कंपनियां हैं उनमें जो फाइनेंस की स्थिति है वो कैसी है और एक के सापेक्ष दूसरे का जो प्रदर्शन है वो कैसा है, इसकी तुलना में, और विभिन्न कर दरों और मूल्य ह्रास वाली नीतियों वाले फर्मों का मूल्यांकन करने में किया जाता है। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसके बारे में आप बिल्कुल याद रखना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने खादी प्राकृतिक पेंट विकसित किया है? खादी प्राकृतिक पेंट विकसित किया है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। और इस पेंट को गाय के गोबर से बनाया गया है। यह गंधहीन और लागत प्रभावी है। इस पेंट में सीसा, पारा, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम और अन्य धातुओं का प्रयोग नहीं किया गया है। और ये एक देसी यानी कि बिल्कुल खादी तरीके से तैयार किया गया है, इसलिए इसको खादी प्राकृतिक पेंट नाम दिया गया है, जिसको लॉन्च किया गया है खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन ये है कि किस देश में पहली बार पेपरलेस बजट पेश करने की तैयारी है? तो ये देश कौन सा है? ये देश है अपना, जी हाँ, अपना भारत, यानी कि विकल्प बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स 1 फरवरी को पेश होगा जो बजट, वो पूरी तरह से पेपरलेस होगा और केंद्र सरकार ने इसके लिए दोनों सदनों से मंजूरी ले ली है। तो 1 फरवरी को 2021 में जो बजट पेश होगा वो पूरी तरह से पेपर रहित होगा। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोविड-19 से और अधिक सुरक्षा और बचाव हो सके। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे प्रश्नों को जो कि रेलवे बजट से संबंधित होते हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके के अंतर्गत। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रेल बजट पहली बार कब पेश किया गया था? तो दोस्तों याद रखना कि रेल बजट जो था ये पहली बार 1924 में पेश किया गया था, ठीक है। पहली बार रेल बजट 1924 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश किया गया था। आम बजट और रेल बजट को पहली बार संयुक्त रूप से कब पेश किया गया था? सही जवाब है, देखिए, आम बजट और रेल बजट को पहली बार संयुक्त रूप से कब पेश किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है 2017 में। 2017 में क्या हुआ था कि आम बजट और रेल बजट को एक कर दिया गया था और उस समय वित्त मंत्री कौन थे? वो थे अरुण जेटली, ठीक है। अंतिम बार रेल बजट कब अलग से पेश किया गया है? इसके पहले परंपरा यह थी कि जो रेल बजट होता था वो आम बजट से अलग पेश किया जाता था। तो अंतिम बार जो रेल बजट पारित हुआ था वो हुआ था 25 फरवरी 2016 को। भारतीय रेल बजट की पहली बार टीवी पर कब प्रसारित किया गया था? भारतीय रेल बजट को पहली बार टीवी पर प्रसारित किया गया था 1994 में, 1994 में। और भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी थी? अगर ये क्वेश्चन आएगा तो जवाब होगा ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को देश की पहली महिला रेल मंत्री के रूप में जाना जाता है। वे 2000 में देश की रेल मंत्री बनी थी, ये आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन ये होगा कि वन प्लैनेट समिट 2021 कब आयोजित किया गया था? वन प्लैनेट समिट, और सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन बी, यानी कि 11 फरवरी, ठीक है। तो हाल ही में फ्रांस ने वर्चुअली वन प्लैनेट समिट का आयोजन किया था। इसका उद्देश्य रखा गया था कि प्रकृति और पारिस्थितिकी की सुरक्षा करना। उद्घाटन किया गया था एंटोनियो गुतेरेस जो कि यूएन के महासचिव हैं, इमैनुअल मैक्रोन जो कि राष्ट्रपति हैं कहाँ के? फ्रांस के, डेविड मलपास जो कि अध्यक्ष हैं विश्व बैंक के। तो तीनों लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया गया था। और दोस्तों इसका आयोजन किया गया था यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसलिए यहाँ पर एंटोनियो गुतेरेस जो कि यूएन के महासचिव हैं और डेविड मलपास जो कि विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं और इमैनुअल मैक्रोन क्योंकि फ्रांस ने वर्चुअली इसको जो होस्ट किया था,
तो तीनों लोगों ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया था। दोस्तों इस वर्ष की थीम रखी गई थी लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। तो फ्रेंड्स ये थे आज के करंट अफेयर्स। अब आज का प्रश्न होगा जिसका आंसर आपको लिखना है बहुत ही डिटेल में। तो क्वेश्चन ये है कि माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? Which of the following is the most effective measure of population control according to Malthus? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए वार, बी डिजास्टर, सी बर्थ कंट्रोल या फिर डी सोशल एविल्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है तो उसको आप लिखिएगा जरूर, और जहां तक संभव हो पूरी व्याख्या दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, नहीं जुड़े हैं, तो इसे आप ज्वाइन कर लेना @स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर, जहां पर आपको प्रत्येक लेक्चर की पीडीएफ दी जा रही है। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट www.studyvidgyanprakash.com पर विजिट करके भी आप इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।